अच्छा डॉक्टर हिरा, मुझे समरी सुना दें अपने केस की। अच्छा, समरी है 32-year-old lady, gravida 3, para 2 plus 0, all delivered by cesarean sections. She has one alive and one NND due to some cardiac NND due to some cardiac problem, and she has her LMP was 1st of December 2019, and she came with a complaint of the 35 plus 4 weeks of gestation, amenorrhea, with raised blood sugar levels, and with increased and for the increased frequency of urine, and placed for the and admitted with for the controlling and monitoring of the blood sugar level plus fetal-maternal surveillance. That was your summary? No. On her history, she has she is a known case of the pre-existing diabetes since 1 year, and she was on oral hypoglycemic. But on pregnancy, she concerned to the doctor. Her doctor described increase the doses of the oral hypoglycemic. As when she never didn't control her blood sugar level, she referred to the tertiary care hospital. And at hospital, she was she has taken the insulin units, mixed start unit 15. Okay, 15 and oral hypoglycemic 8 CDS 500 5. यार वो एक मिनट बंद कर दीजिए, चूल्हा बंद कर दें. हाँ तो अच्छा, and oral hypoglycemic 500 TDS, and initially her blood glucose levels was normal, but with the passage of the time her blood sugar levels are ये तो मैं इसकी समरी तो नहीं है. अच्छा, कोई बात नहीं हिरा, इट्स ओके, मैं कोई बात नहीं. समरी में हम पहले भी बात कर चुके हैं. जो मुझे लगता है ना समरी होनी चाहिए, मैं सिर्फ आपको एक बता रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप बताएंगी तो फिर आप यही टेम्पलेट यूज कर लेंगे. यू जस्ट मेंशन हर एज, डोंट यूज हर नेम इवन. माय पेशेंट 32 ईयर ऑफ हर एज, ग्रेविडा 3 पैरा 2 प्रीवियस 2 सिजेरियन सेक्शंस. अगर आप मेंशन करना चाहें कोई कॉम्प्लिकेशन हुई तो यू कैन मेंशन कॉम्प्लिकेटेड या अनकॉम्प्लिकेटेड बस. ठीक है, विद 1 अलाइव इशू एंड 1 अर्ली न्यूनेटल डेथ. कभी भी एब्रीवेशन यूज मत करें, एनएनडी मत कहिए. ठीक है, और एलएमपी ईडीडी नहीं डालते समरी में, आपने सिर्फ डालना है शी इज एट 34 प्लस 4 वीक्स ना. ओके, 34 वीक्स पे है ना? नहीं 25 प्लस 4 वीक्स, तो जल्दी आई है. 25 प्लस 4 वीक्स. अच्छा ठीक है, 25 प्लस 4 वीक्स पे. ठीक है, फॉर एवेल्युएशन ऑफ blood sugar levels with complaint of UTI. ठीक है, she's having strong family history of diabetes. Her BMI is on examination, her BMI is 32. ठीक है, plan is given conservative management. Now UTI is settled. बस, that's all. ये आप एक और चीज भी ऐड कर सकते हैं. हर फंडल हाइट इज corresponds with her date, और पीए को भी डाल दें कि अगर 25 पे है तो फंडल हाइट भी 25 की है, और फिटल हार्ट रेट आर्टिकल है. प्रीवियस स्कार है तो हेल्दी स्कार है, और कोई टेंडरनेस नहीं है. तो समरी में आपने सिर्फ बायोडाटा में डालना है. बायोडाटा भी सिलेक्टेड जो कि आपकी मैनेजमेंट को कर रहा है ना इफेक्ट, कि इसकी एज है, प्रीवियस स्कार है, अर्ली न्यूनेटल डेथ है, डीओपी हो गई, नॉन केस ऑफ डायबिटीज ऑन इंसुलिन, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री, बीएमआई, पीए की फाइंडिंग्स. प्लान कंजर्वेटिव ही है, कोई हमने इसको प्लान नहीं दिया कि अभी हमने इसको कोई करना. और साथ में जिस कंप्लेन के साथ आई थी दैट इज सेटल्ड नाउ. या ये जो पॉइंट्स हैं, या फिर आप डाल सकती हैं कि टुडे डे ऑफ एडमिशन क्या है, लेकिन इट्स ऑप्शनल. तो ये पूरा जो समरी है ना, ये 1 मिनट की बन जाएगी और 3 लाइनों पे आएगी. सही है. ठीक है, वो मैंने अपनी जो मैंने ऑडियो में बनाई है, वो मैंने शायद लिख के बनाई थी ना, तो उसको मैं लिख कर जब बता रही थी ना, तो वो मैंने उसको वैसे ही बताई जैसे आपने बोली है. अच्छा, मैं भूल गई. मैं आपको एक टिप देती हूँ. मैं बिल्कुल आपकी तरह ही थी जब मैंने भी हिस्ट्री ली थी ना, जबकि 100% बच्चे जो भी हिस्ट्री लेंगे वो बिल्कुल आपकी तरह होंगे, लाइक मी. इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. आप हिस्ट्री जितनी मर्जी ले लें, बट उसको कम्प्रीहेंसिव स्टाइल में बोलना, इट नीड्स अ प्रैक्टिस ना. चीजों को लिखें, अपनी समरीज को लिखें बार बार. जब तक आप खुद सेटिस्फाई नहीं हो जाती ना, तब तक वो चीज आप करती जाएं. अगर मैं कहूंगी कि मैंने डायबिटीज के लिए कोई हिस्ट्री ली होंगी, अगर मैंने 25 सिर्फ डायबिटीज की लिखी होंगी,
तो मैं ये कोई मुबालगा राय नहीं है, मैंने वाकई ऐसा किया है, ठीक है। तो कोई इंटेलिजेंस का काम नहीं है, सिर्फ हार्ड वर्किंग है इसमें। मैं इसको प्रैक्टिस और लुक करके अभी एक और मैं केस जो है वो प्रिपेयर कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह मैं उस पे फिर वो पॉलीहाइड्रोमेटिक के साथ है, तो वो एग्जैक्टली। अच्छा देखो, तुमने जो पूरे 4 मिनट तुमने जो लिए हैं ना, वो सिर्फ उसकी प्रीवियस डायबिटीज को एक्सप्लेन करने में ले लिए, जिसकी जरूरत नहीं थी। हमें पता है कि प्रीवियस ऑनसेट चाहिए होता है डायबिटीज का, जब हमें डाउट हो। जब आप बोल ही रहे हो कि नॉन केस ऑफ डायबिटीज फ्रॉम 1 ईयर एंड ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स, ठीक है। अब हालांकि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स तो नहीं, इंसुलिन पे है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में जो ट्रीटमेंट ले रही है वही मेंशन कर दें, नाउ शी इज ऑन इंसुलिन। तो फिर डायबिटीज की स्टोरी लंबी करने की जरूरत नहीं है, जिसमें आपके 4 मिनट लग गए हैं। मैं आपको यही मैं पूछना चाह रही थी कि मतलब लाइक उसकी जो स्टोरी थी वो फर्स्ट से शुरू हुई थी, उसको मुझे बताइए। तो हमने इसमें देखा है कि आप पहले से बताएं, उसको इतनी एजुकेटेड है, वो वेरी एजुकेटेड लेडी थी, तो वो उसको मतलब क्या है, वो कैसे यूज कर रही थी उसको कैसे, तो उसने पूरी अपनी जैसे हिस्ट्री बताई ना, तो मुझे यही हो रहा था कि इतनी लंबी, इससे भी ज्यादा लंबी थी, इसको मैंने बहुत कट किया। कोई बात नहीं, इसको देखो, जो पेशेंट होते हैं ना वो कहानियां सुनाते हैं, आप भी कहानियां सुन लेते हो, लेकिन जो कहानी आपने एग्जामिनर को सुनानी है ना, वो आपने मॉडिफाई करनी है। अब उसमें आप मिस कर सकते हो कि शी इज लिविंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 आवर, आपने पूछ तो लिया है लेकिन मेंशन करने की जरूरत नहीं थी। आपने सारी कॉम्प्लिकेशन पूछ ली हैं, बट जब व्हेन यू विल मेंशन अबाउट हर प्रीवियस प्रेगनेंसी, तो आप बोल सकते हो हिस्ट्री डेट बैक टू हर सेकंड लास्ट प्रेगनेंसी व्हेन शी वाज डायग्नोज्ड एज diabetic patient at 7 months of her conception, or treatment given pregnancy ended at elective section, and the reason was previous one, not diabetes related complication. Wound was healthy, baby weight was that, liker was that, साइनोसिस जॉन्डिस था, आरडीएस था, उस पर कमेंट कर दिया, ठीक है। एनॉमलीज विजिबल कोई नहीं थी, एक्सपायर्ड एट 20th day ऑफ लाइफ, एंड दैट्स ऑल। ये चीजें बस एक कम्प्रीहेंसिव हमें चाहिए फॉर डायबिटीज केस। आप इसको लंबा करोगे तो फिर आपका टाइम शॉर्ट हो जाएगा। अच्छा एक चीज मुझे बताएं, उसने मुझे कहा कि मैं पूरे उसके मतलब बेबी के पॉज होने के बाद मैंने दिखाया ही नहीं, गई ही नहीं, और फिर उसने 6 मंथ पहले उसको थोड़ी सी थर्स्ट और उसको वजाइनल डिस्चार्ज, पाइनियल इचिंग हुई, तो उसके ऊपर से रूल आउट हुआ कि उसकी डेयर एंड शुगर्स है। जो मर्जी वो बोले, बट आपने उसको बोलना है कि आफ्टर डिलीवरी जब वो 28th डे पे बेबी एक्सपायर हो गया था, एट 6 वीक्स हर डायबिटीज असेसमेंट वाज नॉट डन। ये जरूरी था ना बताना। अच्छा, अगर उसकी 6 वीक्स पे इवैल्यूएशन ही नहीं हुई, हाउ यू कैन लेबल कि इट वाज टाइप 2, ठीक है। हाउएवर आफ्टर अ ईयर शी वाज डायग्नोज्ड फ्रॉम अ जीपी एट कंप्लेन ऑफ वजाइनल डिस्चार्ज। और किस पे डायग्नोज हुई थी? देखो, अगर रैंडम ब्लड शुगर पे हो गई तो वो तो डायग्नोसिस नहीं है ना। आप स्पेसिफिकली पूछेंगे डायग्नोसिस ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट पे था कि नहीं। अगर वो ओजीडीटी से था तो वो डायग्नोसिस है, या अनटिल अनलेस कोई फ्रैंक डायबिटीज 200 प्लस आ रहा था, ठीक है। तो ये चीजें आपने बतानी है। ये जो मेरे फिक्रे हैं मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, फिर इनको वैसे ही अप्लाई कर लीजिएगा कि आपने प्रायर कंसेप्शन किस तरह मेंशन करना है। आपने सिर्फ ये मेंशन करना है कि 7th मंथ पे डायबिटीज डायग्नोज हुई और किस चीज पे हुई, ओजीडीटी पे या किसी रैंडम लेवल पे, ठीक है। उसके बाद उसको ट्रीटमेंट पे डाला, शी वाज कंप्लाइंट। प्रेगनेंसी का आउटकम जो था वो बता दिया कि सेक्शन हुआ और वूंड हेल्दी था, अनकॉम्प्लिकेटेड सेक्शन था, ठीक है। एनेस्थीसिया सब चीजें ठीक थी, और बेबी एक्सपायर्ड एट 20th डे। हाउएवर देयर शी वाज नो जॉन्डिस। अगर आरडीएस है तो यू हैव मेंशन्ड इट। अगर आप बोल रहे हो कि सम एनॉमली, लेकिन वो कार्डियक एनॉमली डायग्नोज नहीं हुई, एको नहीं हुई, ऑटोप्सी नहीं हुई, तो यू डोंट लेबल के इट वाज कार्डियक। अच्छा, उन्होंने कहा कि पल्मोनरी एपीजिया, पेशेंट को मुंह से बता रही थी कि इसके बच्चे को पल्मोनरी एपीजिया डायग्नोज हुआ था, और उसका कॉज बताया था ड्यू टू सम डिरेंज ब्लड शुगर लेवल। तो डॉक्टर ने उसको बोला हेरा मेरी बात सुनो, डायबिटीज में 2 तरह की कॉमन एनॉमली होती है, तो कार्डियक होती है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होती है, 2 एनॉमलीज होती है ना। और ये पेशेंट जो है चूंकि डायग्नोज 7 मंथ पे हुई है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि ऑनसेट भी 7 मंथ पे था। ये भी हो सकता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही होगा इम्पेयर्ड, जिसकी वजह से ऑर्गेनोजेनेसिस खराब हो सकती है, एनॉमली हो सकती है, कार्डियक रीजन भी हो सकती है। तो मैं बस आपसे कह रही हूँ कि आप मेंशन मत करें कि क्या एनॉमली थी, सब एनॉमली मेंशन कर दें अगर आपके पास प्रूफ नहीं है।
सही है। वरना फिर ठीक है, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि डायबिटीज में कौन कौन सी एनॉमलीज होती हैं, और पल्मोनरी आर्टरीज तो उसमें आएगी नहीं। फिर आप कहोगी इसकी एज है 32, फिर फैमिली हिस्ट्री, तो आपका पूरा केस ही खराब हो जाएगा। सही है। तो फिर बस अब ये बोल दूं कि सम एनॉमली, नॉट उसको ये मेंशन नहीं करूं कि कार्डियक एनॉमली। यार कीप योर केस सिंपल। अगर तुम्हें लग रहा है कि डायबिटीज थी तो और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी था तो उसको आरडीएस भी कर सकती हो। एनॉमली जरूर करना है, आप बता दो ग्रॉस एनॉमली नहीं थी, ठीक है, दैट्स ओके। ग्रॉस एनॉमली न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होती है ना, वो नहीं थी, रूल आउट होगी। कोई हिडन एनॉमली होगी तो एग्जामिनर आपका इंप्रेशन ही पूछेगा ना, तो क्या हो सकता है एनॉमली जो है वो फिर एग्जामिनर पूछेगा, आप बता दो कि ये हो सकती है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, एग्जामिनर ये भी पूछ लेते हैं कि पैटर्न क्या सजेस्ट करता है कि एनॉमली किस किस्म की होती है, तो ये एक वाइवा क्वेश्चन है। उसमें पैटर्न ये होता है कि जो कार्डिक पेशेंट होते हैं ना, पैदाइश के बाद साइनोज्ड होते हैं, दे कीप साइनोज्ड, दे मेंटेन देयर कलर ऑन ऑक्सीजन, ठीक है। और जो कार्डिक पेशेंट जॉन्डिस के साथ आते हैं, पॉलीसाइथीमिया के साथ, ठीक है, वो फिर टिपिकल हिस्ट्री होगी कि उनको जॉन्डिस मेंटेन करते हैं, वो 14th डे के बाद भी उनका परसिस्ट करता है जॉन्डिस, ठीक है, फोटोथेरेपी की हिस्ट्री देते हैं, ठीक है। तो सही है, you can make a fair sense कि cause of death जॉन्डिस थी या पॉलीसाइथीमिया था या कार्डिक प्रॉब्लम थे, ठीक है। और आरडीएस भी एक प्रॉब्लम है लंग का ना, उसमें भी सेम प्रेजेंटेशन होगी कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम थी बच्चे को। सही कह रही है, सही कह रही है। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में था कि इस केस से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरा, जो मेरा केस है कि जैसे आप पेशेंट के अभी 25+4, अभी तो बहुत लंबा टाइम है कि उसको हमने एक 4 दिन रुकी थी वो घर, उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में था तो बर्दाश्त नहीं करना था उसमें इतना ज्यादा खर्चा। 4 डेज के बाद उसको हम डिस्चार्ज किया था जब उसकी शुगर लेवल है। तो मैं ये पूछना चाह रही थी मैडम कि क्या इस केस में हम उसका बेसलाइन डॉपलर कराएं क्या, या कोई पॉलीहाइड्रोमनोस या मैक्रोसोमिक बेबी का जब हमें फील हो तभी हम करवाएं? देखो यहाँ आप गाइडलाइन, अब यहाँ थ्योरी आ जाती है। बेस लाइन डॉपलर की इंडिकेशन क्रॉनिक हाइपरटेंशन है, क्रॉनिक डायबिटीज नहीं है, ठीक है। बेस लाइन डॉपलर की इंडिकेशन तो प्री क्लैम्सिया भी नहीं है, उसमें सिर्फ ग्रोथ स्कैन्स होते हैं, ठीक है। बेस लाइन की सिर्फ इंडिकेशन डॉपलर जो सिर्फ क्रॉनिक हाइपरटेंशन है, ये बांध ले मेरी बात ना। अच्छा, सही है। और एक और चीज, क्या अगर शी सेड दैट कि उसको सब कार्डियक प्रॉब्लम था, तो क्या इस बच्चे के अंदर जो उसकी प्रेगनेंसी, क्या हम फीटल इको बोलेंगे इन्वेस्टिगेशन में? मैंने इसलिए नहीं बोला, मैंने कहा नहीं, गाइडलाइन सजेस्ट नहीं करती और उसके लिए बहुत ही अच्छी फैसिलिटी चाहिए, एक्सपर्ट रेडियोलॉजिस्ट चाहिए। लेकिन अगर पेशेंट मतलब पहले प्रीवियस बेबी के अंदर कुछ ऐसा मसला है तो नेक्स्ट बेबी को हमने रूल आउट करना है, स्क्रीन आउट करना है, तो क्या हम इसको करवाएंगे? मैं देखें, ये तो रीजन हमें पता चल गई है ना, डायबिटीज में कार्डिक एनॉमली तो मोस्ट कॉमन होती है, तो उसमें हमने एनॉमली स्कैन पे देखना है। 4 चैम्बर हार्ट व्यू सही है, अगर सही है तो एको नहीं करानी, अगर उसमें प्रॉब्लम है तो रेडियोलॉजिस्ट खुद ही बीच इंप्रेशन में लिख देता है कि नीड फर्दर रिव्यू 22 वीक से इसकी एकोकार्डियोग्राफी होनी चाहिए, दैट्स ओके। अब आपने एनॉमली स्कैन जब इन्वेस्टिगेशन में जाके मांगना है ना, तो आपने स्पेसिफिकली मांगना है कि मैडम मुझे ना एनी स्पेशल कॉमेंट ऑन 4 चैम्बर हार्ट व्यू। अगर एग्जामिनर कहे नो कमेंट, अगर एग्जामिनर कहे अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर आप कहेंगे मैं फिर सिक्योर साइड से मैं इकोकार्डियोग्राफी पे जाऊंगी। अगर शी सेड ओके एनॉमली स्कैन, इस केस के अंदर जैसे पेशेंट ने मुझे कोई हिस्ट्री नहीं दी फंडोस्कोपी और रीनल फंक्शन टेस्ट की, तो क्या मैं इन्वेस्टिगेशन में ये मांग लूंगी, या मैं उसकी मैनेजमेंट में जब कहूंगी कि आई वुड लाइक टू कंप्लीट माय रिमेनिंग इन्वेस्टिगेशन, आई रिक्वायर्ड द बिफोर आई स्टार्टिंग द मैनेजमेंट आई वांट द अल्ट्रासाउंड, उससे पहले मैं बोलूंगी कि नहीं, आई नीड टू रूल आउट हर, आई नीड टू डू द हर फंडोस्कोपी एंड फॉर रीनल फंक्शन टेस्ट? ये मैं कब बोलूंगी, मुझे ये बताइए। अच्छा, मैं बताती हूँ। आपकी पेशेंट को ना लास्ट प्रेगनेंसी 2 साल पहले हुई थी ना, अभी ऑनसेट 2 साल। 6 मंथ तक सिर्फ लोकल जीपी को ही दिखाते हैं, नो डाउट उसका कोई लोकल जीपी भी कोई बुरा नहीं होगा, लेकिन यही खुद नॉन कंप्लाइंट रही होगी कि उसने टेस्ट बोले होंगे। HbA1c का कोई रिकॉर्ड नहीं था। HbA1c का मैंने मांगा इसलिए भी नहीं क्योंकि अगर मैं मांगती भी तो मुझे पता चलता कि उससे मेरी मैनेजमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ना था, वो नॉन डायबिटिक है तो ज्यादा ही होनी है उसकी, तो उसमें मैनेजमेंट पे ना हमेशा फर्क पड़ता है। आपने डायबिटीज की जो मैंने गाइडलाइन पढ़ाई है आपने पढ़ी नहीं है ना, वो इसलिए आप ऐसे बोल रही है। अच्छा, मैं बता देती हूँ, खैर है, जो गाइडलाइन कहती है ना HbA1c पे, मैंने इस पढ़ी ना गाइडलाइन, उसमें था कि आप फर्स्ट टाइमेस्टर में तो आपको पता है अच्छा होता है कि सेकंड और थर्ड हीमोडायलिसिस की वजह से उसका कोई बहुत अच्छा उसका नहीं है, सिग्निफिकेंस नहीं है। अब ये तो आई तो हमारे पास ही तकरीबन स्टार्टिंग ऑफ आप
आप पेशेंट से सारी इन्वेस्टिगेशन नहीं पूछ सकते, उसको पता भी नहीं होगा कि HbA1c क्या होता है। आपने एग्जामिनर से पूछना है कि HbA1c मुझे चाहिए, और आपको जरूर चाहिए क्योंकि इसका जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन है वो है अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर लेवल, और आपको तो नहीं पता ना कब से अनकंट्रोल्ड है, और इसकी जो रजिस्ट्रेशन है 25 है। अगर अनकंट्रोल्ड है पिछले, तो फिर तो आपकी तो एनॉमली स्कैन पे बहुत फर्क पड़ेगा ना। यू मस्ट नो अबाउट इट। बिल्कुल। HbA1c तब नहीं मांगते जब पेशेंट ना बिल्कुल प्लान कंसेप्शन के साथ एडमिट होता है, बिल्कुल गुड कंट्रोल के साथ, और फिर उसके बाद भी कंट्रोल गुड रहता है, आपका बुक पेशेंट होता है, कंप्लाइंट होता है, और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक है, उस पेशेंट पे तो हमें पता था कि HbA1c नॉर्मल ही आएगा। लेकिन ऐसा पेशेंट जिसने प्रेगनेंसी अपनी मर्जी से की है, जिसने जो विजिट प्रॉपर नहीं लिए, जिसने ना जो आया भी एक अनकंट्रोल स्टेटस में है, तो उसका HbA1c तो वाजिब है ना, वो तो बताएगा आपको। और इसकी वजह से आप फर्दर जो कॉम्प्लिकेशन है उनको एंटिसिपेट कर सकते हो, काउंसल कर सकते हो पेशेंट को ना। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा और भी था। आपके क्वेश्चन तो मैंने एंड पे लेने ना, तो अब आपका वाइवा चल रहा है। चले। अच्छा, मुझे अभी हम थे आपकी हिस्ट्री पे ही, तो हिस्ट्री में जो आपका टाइम ज्यादा लगा है ना, तो आप चीजों को कैसे कम कर सकती हैं। एक तो ये जो आपने 4 मिनट की स्टोरी सुनाई है, वो जो है 1.5 मिनट की भी हो सकती है, 1 मिनट की भी हो सकती है। अगर आपने फिक्रें लिखी हुई, आपको पता है कि आपने कौन कौन से पॉइंट हिट करनी है इन द बैकग्राउंड ऑफ डायबिटीज, जो कि मैंने आपको बताए हैं। फिर मैंने आपको एक जो स्केच भेजा है, उसमें सारी इंपॉर्टेंट बातें लिखी दी हैं, लेकिन मैं उनको बता भी देती हूँ कि आपकी पेशेंट जो है उसमें जो कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज की, जिसका निमोनिक मैंने आपको बताया AECRN, आई कार्डियक रीनल और न्यूरोपैथी। इस पे आप कमेंट कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती, क्योंकि जो इसकी पिछली डायबिटीज है वो 2 साल तक ही है। यूजली डायबिटीज जो है बहुत अच्छा एसिम्प्टोमेटिक नहीं रहती। ठीक है, विद इन 6 मंथ जब HbA1c बिल्डअप हो जाता है, जो कि विद इन 3 मंथ ही ज्यादा हो जाता है, तो मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाती है। ज्यादा से ज्यादा इसका ऑनसेट जो होगा वो 3 ईयर या 4 ईयर हो सकता है, जबकि आई कॉम्प्लिकेशन, रीनल कॉम्प्लिकेशन, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन जो है वो एटलीस्ट मोर देन 5 ईयर के बाद शुरू होती है। और आपके पेशेंट में सिम्टम भी नहीं है, मतलब उसकी विजन इज ओके। ठीक है, कोई चेस्ट पेन की हिस्ट्री नहीं है, न्यूरोपैथी की हालांकि आपने पूछी नहीं है, वो भी ठीक है, और पेशेंट में कोई सुपर इम्पोज प्रीक्लेम्शिया रिलेटेड प्रॉब्लम भी नहीं है। ठीक है, बीपी भी ठीक है इसका। तो ये चीज कॉम्प्लिकेशन जो है आप इनको पूछ भी सकती हैं और ओमिट भी कर सकती हैं ड्यू टू दीज रीजन। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं क्या, अच्छा चले, सही है, फिर मैं नहीं, मैं आपकी क्वेश्चन ले लेती हूँ। अच्छा, इसके अलावा जो है जब आपने अगर आपने पूछना ही है इन सब बातों का, आई कार्डिक रीनल, पूछ तो आपने लिया पेशेंट से, लेकिन आपने एग्जामिनर को बताना है 8 मिनट में ना, है ना। तो आप ये बता सकते हो कि शी कंसीव विदाउट प्रायर प्रीकंसेप्शनल काउंसलिंग, विदाउट फोलिक एसिड इनटेक, एट ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स, विदाउट डायबिटीज इवेल्युएशन। अब जब आप ये वर्ड यूज करेंगे ना, डायबिटीज की इवेल्युएशन, तो इसका मतलब है यही कि बायोकेमिस्ट्री भी पूछनी चाहिए थी, और इसके जो है ये आई किडनी रीनल ये स्टेटस ही पूछना चाहिए था। ठीक है, तो ये इसी एक ही फिक्रे में कवर हो गया। एग्जामिनर पूछेगा व्हाट डज मीन बाय इवेल्युएशन, देन यू कैन मेंशन कि मुझे इन चीजों से मुराद ये थी। अदरवाइज वो सारा जो चीज है वो इवेल्युएशन के वर्ड में ही छुप जाएगी। ठीक है, सही। और शी वाज यूजिंग ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स व्हेन शी वाज कंसीव्ड स्पॉन्टेनियसली। और फिर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में बात कर सकती हैं। ठीक है, HbA1c अगर आप पूछ लें तो आप इसको ऐसे पूछ लें कि शी डोंट नो अबाउट हर 3 मंथ्स ग्लूकोज असेसमेंट टेस्ट नॉट डन और डन, या शी डोंट नो। 3 चीजें ही होंगी ना, आपने HbA1c नहीं बोलना। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक मेडिकल डायग्राम है, HOPI में से अवॉइड करें। अच्छा, तो मैं क्या बोलूँगी, 3 मंथ ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज टेस्ट, ये बोलना है मुझे। देखिए, 3 मंथ ग्लूकोज असेसमेंट टेस्ट डन, ग्लूकोज अगर नॉट डन और शी डोंट नो, 3 चीजें हैं ना। सही है। ठीक है। अच्छा, बाकी जो है RFC मांगेंगे इसमें पेशेंट में, क्योंकि ये मेटफॉर्मिन ले रही है, तो क्या हम उसको आस्क कर सकते हैं कि वो आई नीड एन RFC बताने के लिए कि बिकॉज इसका इफेक्ट पड़ता है लेवल पे। वो आप इन्वेस्टिगेशन में मांग लिया, क्योंकि आपकी हिस्ट्री बहुत लंबी हो जाएगी। जब आप इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं तो इवैल्यूएशन में ये टेस्ट हो गए, ECRS सारा कुछ हो गया।
ठीक है। ठीक है। अच्छा, हिस्ट्री काफी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। इम्प्रूव करने से मुराद ये नहीं है कि आपको आती नहीं है, बोलने में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जी जी। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन जो थी ना, फर्स्ट सेल्स आते तो कल्चर करवा लेती इफ फर्स्ट सेल्स। दूसरा ये कि LFT रीनल फंक्शन टेस्ट आप शायद भूल गए। आपने पूछा 24 आवर ब्लड शुगर लेवल ना, आपने 24 ही क्यों मांगा? ये तो एडमिट है 4 दिन से। आइडियली आपको मांगना चाहिए कि मुझे आइडियली तो 24, जब से ये एडमिट है तब से रिकॉर्ड चाहिए ना, या जब इसको NPH के यूनिट्स को स्टार्ट हुए तब से मुझे चाहिए, या बिफोर इंसुलिन क्या थी और आफ्टर इंसुलिन क्या है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा रीसेंट ड्रग शीट भी चाहिए आपको, क्योंकि एनीमिक भी है, आपने देखना कोई IPRN तो नहीं लगा है इसको। सही। ठीक है। और इसके अलावा आपने बहुत जो है छोटी सी गलती कर दी है। 24 वीक्स पे 25 वीक्स पे आप ग्रोथ स्कैन मांग रही हैं, और फिर आप मैनेजमेंट पे जा भी नहीं रही हैं। आप कह रही हैं मुझे ग्रोथ स्कैन दोगे तो मैं मैनेजमेंट पे जाऊंगी। ग्रोथ स्कैन का जो टाइम है वो 28 वीक है ना? 28 वीक से। सही सही सही, मैंने गलत बोल दिया, मुझे नहीं बोलना था। मुझे यही तक मुझे फिर बाद में ख्याल आया जब मैं रिकॉर्ड करके भेज दिया आपको। कोई बात नहीं, मैंने क्या, कोई बात नहीं। दूसरा ये कि आप प्रीवियस 2 स्कार है ना, तो आपने प्रीवियस सर्जिकल रिकॉर्ड भी मांगना है इसका। अच्छा, ठीक है, सही है। और ये सर्जिकल रिकॉर्ड में किस केस में डिस्चार्ज जो है नोट वो कह रही हैं? सर्जिकल नोट थर्ड सिजेरियन होने जा रहा है ना। अच्छा, दूसरा अल्ट्रासाउंड जब मांगेंगी तो प्लेसेंटल लोकलाइजेशन आप मांग सकती हैं इवन एट एनोमली स्कैन। ठीक है, तो हमें कॉम्बिनेटेड प्लासेंटा को भी तो रूल आउट करना है। ठीक है। जब मल्टीडिसिप्लिनरी टीम में आप जाएंगी तो मे बी सर्जन को भी इन्वॉल्व करना पड़े। न्यूनेटोलॉजिस्ट को अभी इन्वॉल्व ना करें। न्यूनेटोलॉजिस्ट को हम इन्वॉल्व करते हैं जब पेशेंट 3rd ट्राइमेस्टर में होता है, एट नियर द टाइम ऑफ बर्थ। 25 पे हम नहीं करते। हाँ, कोई एनोमलीज हैं तो ठीक है, इट कैन बी। अच्छा, सही है। अच्छा मैडम, एक बात पूछना था कि जैसे अगर मैं अल्ट्रासाउंड मांगती हूँ फॉर द लाई और फॉर द प्रेजेंटिंग पार्ट और एस्टिमेटेड फीटल वेट, तो 25 पे नहीं मिलेगा। अमाउंट ऑफ लाइकर और प्लासेंटल लोकलाइजेशन, तो क्या उसके अंदर वो मुझे प्लासेंटल लोकलाइजेशन का मुझे मतलब लाइक अगर मोर्बिडली एड्रेन प्लासेंटा इस स्टेज पे हम क्या देख सकते हैं? नहीं, आपने सिर्फ देखना है कि प्लेसेंटा इंटीरियर ही है या लो लाइंग है। अगर इंटीरियर या लो लाइंग है तो आपने 3rd ट्राइमेस्टर में इसको रिपीट करवाना है। ठीक है, 3 ईयर के लिए। अगर वो प्री में निकल आया तो फिर तो आपका जो केस है वो भी फिर दूसरी तरफ हो जाएगा। लेकिन आपको फिर एक एडिशनल इन्वेस्टिगेशन चाहिए होगी ना। जी जी, सही है, ठीक है, समझ गई। ठीक हो गया। बाकी क्वेश्चन आप कर लें इसमें। आपकी डीडीज आपने डीडीज नहीं मांगी, डीडीज नहीं बताई आपने ना। हाँ, लेकिन मुझे डीडीज का ये था कि मैं क्या बताऊँ, तो मुझको ये बता सकती थी कि यार गैस्ट्रेशन डायबिटीज, एंड सेकंड मुझे ये था कि प्लीज पहली तो मेरी डिफरेंशियल बनती टाइप 2 डायबिटीज, और बिकॉज ये उसके बाद फिर मेरी बनती गैस्ट्रेशन डायबिटीज, देन इसके बाद सेकेंडरी डायबिटीज ये बनती। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज इसलिए होती बिकॉज शी हैज शी नोन अबाउट हर डायबिटीज 1 year बैक। तो 1 साल पहले पता चला, और 6 months बैक वो बस ठीक है, यू राइट। ये पूछ लेते हैं एग्जामिनर, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने ये बताना है कि 1 है 2 है, या कोई सेकेंडरी डायबिटीज है, कोई ड्रग रिलेटेड है, कोई कुशिंग है, कोई एक्रोमेगाली है। she has never taken any steroids, उसको सेकेंडरी डायबिटीज कहाँ से एक्सक्लूड हो गई? गैस्ट्रेशन डायबिटीज एक्सक्लूड हुई क्योंकि इसको प्रेगनेंसी से पहले थी, इस तरीके से। अच्छा, इसकी हर दफा जब ये पेशेंट आएगी, हर दफा जब, तो आप इसको कैसे असेस करोगे? व्हाट यू विल check at each antenatal visit? Ma'am, I will ask, first of all, I will ask the signs and symptoms of the hypo and hyperglycemia to the patient, and then I will also evaluate how she is using her self monitoring at her home, about and what is how can she use her glucometer, and what diet she has taken, if she is following our instruction which I have told her before her discharge about exercise and diet and strict targeted
targeted levels of the blood glucose levels. And I will also be asked about the any other symptoms about that कि कोई इसका पेट इसका ज़्यादा तो उसकी ग्रोथ जो है वो पेट की वो ज़्यादा तो नहीं हो रही है. And also ask about her the fetal movement, perception of the fetal movement. And at the 28 weeks and 32 weeks पे, I 28 to 32 weeks पे, I will again be repeat her all the labs including her baseline investigation. And then I will check her diary, which the blood glucose diary which I have given before discharge, and check her blood sugar levels. तो ये सब चीजें करके मैं उसको देखूंगी. And then at the end I will ask her to frequent visit 2 weekly from the 28, then 30, then 32, and till the 34 weeks. And after the 34 weeks, I will ask my patient to visit in my clinic. अच्छा मेरी बात सुनो, अगर वो बिटवीन दीज विजिट्स को प्रॉब्लम हो गई तब नहीं विजिट करेगी वो क्या? नहीं, उसको मैं बोलूंगी if there is any problem, if there is any deranged level. बस आप बोले, आप जैसे ये बोल दें if everything stays normal, then I will जो है ask her for frequent visit. एग्जामिनर पूछे कौन से विजिट तो 2 वीकली, ठीक है. इफ शी हैज सम इश्यूज देन एनी टाइम. और दूसरा, जब भी आपसे पूछे ना पेशेंट जब भी आएगी एंटीनेटल विजिट के लिए, तो आपने क्या देखना है, आपने हिस्ट्री पे चीजें अलग बतानी है, एग्जामिनेशन की अलग बतानी है, इन्वेस्टिगेशन की अलग बतानी है, और ट्रीटमेंट की अलग बतानी है. 4 असेसमेंट करनी होती है हमेशा जब भी आप पेशेंट को देखते हो कुछ अर्से के बाद. आपने पूछना है ब्लड शुगर लेवल का रिकॉर्ड दिखा दो, आपने डाइट का पूछना है, आपने साइन और सिम्टम ऑफ कॉम्प्लिकेशन पूछ लेने हैं जो कि आपने बता दी है. फिजिकल एग्जामिनेशन पे आपने बिल्कुल मिस नहीं करना पेशेंट को का जो है, क्या मिस नहीं करना, बीपी मिस नहीं करना, ठीक है. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रीक्लेम्शिया की रेस्ट होती है, उसके सिम्टम्स भी पूछने हैं, फंडल हाइट देखनी है, फिटल हार्ट रेट देखने हैं. इन्वेस्टिगेशन पे आपने ग्रोथ स्कैन देखना है इसका, और यूरिन एल्ब्यूमिन करवाना है, ठीक है. तो ये चीजें मतलब क्यों करवाना है अगर इसका जो है वो मतलब ये एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया वैसे ही एक पार्ट है, ठीक है. नॉर्मल प्रेगनेंसी का भी हम करवाते हैं. दूसरा ये ग्लाइकोजीरिया के लिए भी देख लेंगे, और तीसरा ये एल्ब्यूमिन के लिए भी देख लेंगे. आपका बीपी, इस पेशेंट का बीपी भी 130 तक आया है ना, तो हाँ ठीक है, ये इसमें रेंज में तो नहीं है, लेकिन इसके हम यूरिन एल्ब्यूमिन करवाएंगे, इसका एटलीस्ट इसका यूरिन टेस्ट तो करवाएंगे ड्यू टू दीज रीजन. 3 चीजें देखेंगे, एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया, ग्लाइकोजीरिया, ठीक है, पस सेल्स भी कंट्रोल के लिए, और साथ में प्रोटीन्स भी, क्योंकि शी इज एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग प्रीक्लेम्शिया, क्योंकि वेट भी ज्यादा है एक तो, दूसरा शी इज क्रॉनिक डायबिटीज. जी, और डायबिटीज के अंदर 10 to 20% प्रीक्लेम्शिया हो सकता है. दूसरा, आपकी पेशेंट की प्रेजेंटेशन भी तो यूटीआई है ना, ठीक है. और आपने बोलना है 35 पे, आई विल एडमिट हर, आई विल गिव हर स्टेरॉइड कवर, आई विल आस्क हर अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स, आई विल काउंसिल हर फॉर ब्रेस्ट फीडिंग. ये 3 चीजें आपने 35 पे इसको करनी है डायबिटिक पेशेंट के साथ. कौन सी करनी है सबसे रिपीट कर दें. एडमिट हर फॉर स्टेरॉइड कवर, बच्चा पहले आरडीएस से मरा है ना, हमें तो नहीं पता ना, ठीक है. और दूसरा ये कि प्रीवियस 3 ईयर क्या इसके मतलब कॉन्ट्रासेप्शन में क्या चाहती है, ठीक है. ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग है, बीटीएल है, वटएवर, और साथ में ब्रेस्ट फीडिंग की भी इसको करनी है, ठीक है. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है वो तो आपने हर दफा ही बोलना है कि वेट अपना मेंटेन रख ले, डाइट मेंटेन रख ले, ऑल दैट. वो तो जब भी डिस्चार्ज भी जाएगी तब भी आपने आफ्टर डिलीवरी इसको बोलना है कि वेट पे ध्यान रखिए अपना. ठीक है, सही है, ठीक है. क्वेश्चन हो गए. अगर बीच में कुछ निकला था, क्योंकि मेरे इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन थे, और ये थोड़ा बहुत, वरना तो अब ये जो बाकी के तो एग्जामिनर के क्वेश्चन होते हैं ना, जब आप डिलीवरी का प्लान बता देते हैं तो आगे से फिर वो एग्जामिनर आस्क करते हैं कि अगर अच्छा पेशेंट जो है, मुझे एक बस ये था कि अगर मॉर्बिडली एड्रेन प्लासेंटा है तो उसको हम कब एवेल्युएट करें, मतलब ये मेरा एक क्वेश्चन था. ये मैं एंड में पूछ लूँगी, आप मुझे बाद में बता दीजिएगा कि ये अगर जैसे ये प्रीवियस 2 स्कार है, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है प्रीवियस, वो तो देंगे तो नहीं ऑब्वियसली, लेकिन हम ना अलग से डेडिकेटेड केस करेंगे हाउ टू एड्रेस प्रीवियस पार्ट, क्योंकि प्रीवियस पार्ट इतना कॉमन है ना जी. किसी भी केस में अगर कुछ भी नहीं है तो अनीमिया और प्रीवियस पार्ट तो है जी. तो अब इसका अनीमिया, इसका देखो एनॉमली स्कैन पे आपने जरूर पूछना है कि मैडम मुझे प्लेसेंटल लोकलाइजेशन करनी है, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस के मुझे एनॉमलीज भी देखनी है, फोर्थ चैम्बर हार्टबीट भी देखना है, पल्स, स्पाइन, पूरा एनाटॉमिकल सर्वे चाहिए, ठीक है. लाइकर असेसमेंट भी चाहिए मुझे. और जब एग्जामिनर आपको बता देगा कि नॉर्मल है तो फिर आप खुद से ना डाल लें तो प्रीवियस में, फिर आप परेशान हो जाएंगे, मतलब अपना पूरी केस
खुद ही कॉम्प्लिकेट कर लोगे। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और पूछ रही थी, जब हम मैनेजमेंट पर आते हैं ये सारी बातें, तो मैनेजमेंट में हमने जो एक लाइन बोलनी होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कंप्लीट माय रिमेनिंग इन्वेस्टिगेशन, उसके अंदर हमें सिर्फ अल्ट्रासाउंड ही मांगना होता है, मतलब उसके अलावा डायबिटीज में सिर्फ ग्रोथ स्कैन चाहिए होते हैं। अगर आईजीआर हुआ तो फिर आपने उसके मुताबिक डॉक्टर बताना है कि कितना आईजीआर है। डॉपलर भी कैसा है, अगर एब्सेंट है, रिवर्स है, मतलब वो जो उसका अपना एल्गोरिथम है वो तो उसके मुताबिक ही चलेगा। ओके। एग्जामिनर समटाइम पूछ लेता है कि चलो प्रीविया बता दिए, तो फिर आपने फर्दर क्या पूछना है? फिर आपने पेशेंट से पूछना है हिमाचूरिया तो नहीं, ब्लीडिंग तो नहीं। अच्छा, क्योंकि नहीं पता तरीका है कि नहीं। ठीक है। अच्छा, फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन सिर्फ आपने ये है कि उसका 2 वीक्स पे दोबारा स्कैन करना है, 5% लॉकलाइजेशन और 5 डॉक्टर के बारे में। अच्छा, ये जो सीरियस में गाइडलाइन में लिखा है सीरियल ग्रोथ स्कैन, तो सीरियल ग्रोथ स्कैन हमने 28, 32, 36 3 स्कैन करवाने हैं। हाँ जी, सीरियल ग्रोथ स्कैन इसी में यही होते हैं, क्योंकि इनमें ज्यादा टेंडेंसी जो होती है ना वो मेट्रोसोमिया की होती है कंपेयर। और आपके पेशेंट में आप मुझे ये बताएं, आर यू एक्सपेक्टिंग कि इसको आईजीआर होना चाहिए? नहीं, कौन सी बातें हैं हिस्ट्री पे जिसको आईजीआर नहीं हो सकता? मैम देयर इज नो साइलेंट सिम्टम्स ऑफ क्रॉनिक यूटीआई और उसको ऐसा नहीं आयुजी, इसको नेफ्रोपैथी नहीं है, ठीक है। इसकी जो ऑनसेट है वो भी 3 साल का ही है, लाइकली नॉट एंटिसिपेटिंग कि माइक्रोवास्कुलर डिजीज है, क्योंकि आईयूजीआर एक माइक्रोवास्कुलर डिजीज इन्वॉल्वमेंट होता है। माइक्रोवास्कुलर डिजीज कौन कौन से ऑर्गन में होती है? कार्डियक में, रीनल में हो जाएगी, ठीक है, आई में हो जाती है। ओके। माइक्रोवास्कुलर जिसपे होती है उसमें ही आईयूजीआर होता है, ठीक है। हाँ, उसी में आईयूजीआर होता है, ठीक है। क्योंकि वो क्यों रीजन होगी, वो प्रीक्लेम्शिया वाली प्लेसेंटल जो है वो नहीं होगी ना, ट्रोकोब्लास्टिक इन्वेजन प्रॉब्लम कर जाएगी। तो आपके अगर एग्जामिनर आपका सिर्फ एक रफ गैस भी लेना चाहे तो आप कहते हैं एंटिसिपेट नहीं कर रही टू दीज रीजन। ऑनसेट ऑफ डायबिटीज, रीनल फंक्शन टेस्ट ठीक है, और जो है सर व्हाट अबाउट एलएफटी? ठीक है। देखो, रीनल फंक्शन टेस्ट एलएफटी तो मांगनी डायबिटीज। हाँ, सही, ठीक है। और वो अगर वो ट्रीटमेंट भी ले रही है, अगर इंसुलिन ले रही है तो भी हम एलएफटीज मांगेंगे। अगर वो बिल्कुल मांगेंगे, बिल्कुल। सीरम बायोकेमिस्ट्री से बता दिए 2 ही टेस्ट है, एलएफटी रीनल फंक्शन टेस्ट, ठीक है। अच्छा, एग्जामिनर जो पूछ सकते हैं ना वो, अगर आपका नॉर्मल सेक्टेरियन नहीं है तो ठीक है, सॉरी सिजेरियन है तो चलो जान छूटे मॉडर्न सेक्टेरियन। लेकिन अगर एग्जामिनर चाहिए कि प्रीवियस नॉर्मल डिलीवरी है तो फिर एग्जामिनर आपको डिलीवरी में नहीं देता पेशेंट, अगर वो खुश नहीं है तो इंडक्शन में घुमा के रखेगा। मतलब वहाँ से एग्जामिनर को स्टूडेंट को समझ में आ जाती है कि एग्जामिनर जो है वो जाता ही नहीं है ना, ठीक है। तो ये एग्जामिनर के अपने स्टाइल होते हैं कि वो मॉडर्न डिलीवरी पे खुद बातें करते रहेंगे, आपको फील नहीं होगा कि ये कोई बात है पूछने वाली। देन अगर ये नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी वाली पहले प्रीवियस फैसिलिटीज होती और तो एग्जामिनर मुझसे पूछते हैं कि हाउ कुड यू प्रोसीड दिस प्रेगनेंसी एंड हाउ to take this pregnancy as close to the term as much as possible, ताकि ये मतलब अपनी टर्म तक आ जाए। और at 36 weeks I will counsel her about the time of the delivery, mode of the delivery, and I will also ask the wishes of her patient. I will at 37 weeks मैं इसको 37 वीक पे बिशप स्पोर्ट उसका 37 पे करूँ या 36 पे करूँ? मैं ये पूछ रही थी कि अगर ये प्रीवियस सॉरी अगर ये ग्रेविडेड ये पैरा 2 है और वो एसवीडीज होती तो मैं इसका बिशप स्पोर्ट। आपकी आवाज़ मैं जगह चेंज कर लेती हूँ, शायद मेरी मसला हो रहा है। 1 मिनट, आपकी आवाज़ खराब हो रही थी जी, अब बोले। नहीं, जब फिर मुझे लग रहा है वहाँ से कुछ प्रॉब्लम। ओके, सही है। अच्छा, एक चीज और भी पूछनी थी मुझे कि इसका डेक्सा कवर हम कब इसको जो है ना डेक्सा कवरेज दें? 35 पे दें या 34 पे दें? कब
तो मैडम जो उसके बाद जब उसका जो स्टेरॉइड्स हम देंगे, डेक्सामेथासोन देंगे, तो उसके बाद तो उसका जो है उसको हमने कीप एडमिट करना है पेशेंट। आई हैव टू कीप एडमिटेड माय पेशेंट टिल फॉर द कवरेज। हमें ये बात बोलूंगी क्योंकि उसके बाद उसको स्लाइडिंग स्केल पे चलाना होगा उसके इंसुलिन को, इसलिए चलें बस ये बात समझ। अच्छा ठीक है। फिर मैडम एक चीज़ और पूछनी थी, जो मेरी ये पॉलीहाइड्रोमिनोस वाली पेशेंट है वो मतलब नॉन फॉर्मल एजुकेशन इलिटरेट पेशेंट है। शी कैन नॉट अंडरस्टैंड अबाउट द टारगेटेड लेवल्स ऑफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, उसकी अभी उसके कोई खाला या कोई भतीजी वगैरह साथ रहती है तो वो लगाती है। लेकिन अगर इस तरह की पेशेंट मेरे पास आती है जैसे 28 वीक पे भी आती है, 30 वीक पे भी आती है जिस तरह की पेशेंट, तो क्या मैं इसको जो है मतलब पेशेंट को मैं एडमिट रखूंगी? क्योंकि अब जाने सबसे पहला सवाल तो ये कि पेशेंट मेरे पास आती है जैसे 28 वीक पे भी आती है, 30 वीक पे भी आती है जिस तरह की पेशेंट, तो क्या मैं इसको जो है मतलब पेशेंट को मैं एडमिट रखूंगी? क्योंकि अब जाने सबसे पहला सवाल तो ये कहेगा भाई मैं कब तक एडमिट रहूंगी, तो मैंने इस कंडीशन को कैसे मैनेज करना है? क्योंकि ये वाला मेरा सवाल अगला सवाल। जी जी है ठीक है। A bad time and the omit of the dose of the regular insulin too, and then usko and then after intubation and during the surgery monitor the blood glucose level the 1 hourly because if she is in spinal। तो ये सही है या इसके मुझे इसका थोड़ा सा सीक्वेंस बता दीजिए क्योंकि इंट्रा ऑपरेटिव भी पूछ सकते हैं ना। क्वेश्चन तो बेतहाशा हैं डायबिटीज के, और ये सारे हम इंशाल्लाह ना अलग से लेंगे। मैं खुद से जी जितने क्वेश्चन हो सकते हैं एक्सपेक्टेड और सारे, इसके अलावा पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कॉम्प्लिकेशन जी बहुत पूछते हैं। HbA1c पे डेडिकेटेड आपको आना चाहिए कि इसका मैकेनिज्म क्या है। मैम एक मेरी जो हमारी जो एक मैडम थी है ना जो वो मतलब अभी भी एग्जामिनर है, तो उन्होंने अपने ना सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर वाले पेशेंट में भी HbA1c का मैंने उनसे कहा भी गाइडेंस नॉट रिकमेंडेड कि यू डू द HbA1c और द थर्ड ट्राइमेस्टर करने की फॉर द रिट्रोस्पेक्टिव रिकॉर्ड आई हैव because I need to see the previous record। तो कहा भी गाइडेंस नॉट रिकमेंडेड कि यू डू द HbA1c और द थर्ड ट्राइमेस्टर करने की फॉर द रिट्रोस्पेक्टिव रिकॉर्ड आई हैव because I need to see the previous record। क्या ये हो सकती है? सवाल सही, जवाब सही है। अगर फर्स्ट टाइम पेशेंट आई थर्ड ट्राइमेस्टर में रहा है, आपको तो रिकॉर्ड नहीं पता और कितनी हीमोडाइलेशन हो जाएगी। अगर किसी पेशेंट की इवन आफ्टर हीमोडाइलेशन भी ज्यादा है HbA1c, वो तो ज्यादा खतरनाक बात है ना। सही, जितनी HbA1c खराब होगी ना उतनी सडन IUDs और ये सब चीजें ज्यादा होती हैं। जी ठीक है, दवाया करें। चले ठीक है, चले मैडम अब आपके बच्चा इंतजार हो रहा है देख लें। चले ओके ठीक है, दवाया करें। चले ठीक है, चले मैडम अब आपके बच्चा इंतजार। अच्छा, अब टेक होम मैसेज ये है कि एक तो आपने टाइम पे ध्यान रखना है, ठीक है, जो अननेसेसरी चीज़ें हैं सेफली ओमिट देम, और इसके अलावा अगर फिर भी टाइम आउट हो रही हैं तो जो चीज़ें पॉजिटिव फाइंडिंग्स नहीं है तो उनको आप ऐसे कह सकते हैं कि नॉन सिग्निफिकेंट। जैसे मेडिकल हिस्ट्री आपने जो है काफ़ी 10-12 डिजीज़ बोल दी, तो वो मत बोलें, आप बोल दें मेडिकल हिस्ट्री जो है सिग्निफिकेंट नहीं है, अनरिमार्केबल है। जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन अनरिमार्केबल है इंक्लूडिंग कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी, थायराइड, ब्रेस्ट, ठीक है। यू कैन मॉडिफाई, हालांकि आइडियल वे नहीं है लेकिन टाइम को मैनेज करते हुए आप इन चीज़ों को सिर्फ एक ही सेंटेंस में बोल सकती हैं कि अनरिमार्केबल। एग्जामिनर भी तंग नहीं करेगा क्योंकि अगर हिस्ट्री अच्छी है तो ही विल फैसिलिटेट यू ना। अच्छा, इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हमेशा प्रीवियस 2 में आपने मांगनी है। सर्जिकल रिकॉर्ड भी, अगर कोई अर्ली न्यूनेटल डेथ हुई है तो बच्चे की जो डेथ स्लिप है उस पर काज ऑफ डेथ के लिए भी आप मांग सकती हैं, ताकि आपकी एकोकार्डियोग्राफी वाली बात भी ठीक हो जाए, ठीक है। राइट डाउन यूर केस अंटिल यू आर सेटिस्फाइड। 2-3-4 दफ़ा आप करेंगी। वैसे भी मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, अगर ये लॉन्ग केसेस किसी ने 30 हिस्ट्रीज लिख ली है ना आइडियल वे में, तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होती टाइम मैनेजमेंट की और फिक्रों की ना। प्रैक्टिस। और डायबिटीज़, नॉर्मल डायबिटिक प्रेगनेंसी का जो एंटीनेटल स्टेयर केस है, मतलब CD जो है डे 1 से टिल हर डिस्चार्ज आफ्टर डिलीवरी, वो आपको आना चाहिए कि हर विजिट पे कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉर्मल ग्रिड जो है
वो कह लें आई विल शेयर इट टू। और आइए यूटीआई के साथ थी ना, अब ये नहीं भूलना, ठीक है। अगर पेशेंट में सिम्टम्स हैं और पस्टल्स नहीं भी हैं तो फिर भी आपने जो है मिड स्ट्रीम करवाना है, ठीक है। और मिड स्ट्रीम के बाद जो है कल्चर सेंसिटिविटी के लिए भेज दें। मीनवाइल आप उसको एम्पेरिकल ट्रीटमेंट दें जो प्रेगनेंसी में सेफ है, सेफेलोस्पोरिन जो हम दे रहे होते हैं, हाइड्रेशन इंप्रूव कराएं। और जब कल्चर रिपोर्ट अवेलेबल हो तो उसके मुताबिक जो है चेंज कर दें एंटीबायोटिक, ठीक है। नेवर फॉरगेट कि आइज वो यूटीआई के साथ थी। और एग्जामिनर पूछ लेते हैं कब डिस्चार्ज करोगी, तो जब इसका यूटीआई सेटल्ड हो जाएगा, जब इसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो जाएगी, शी विल अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट डाइट मॉडिफिकेशन, शी कैन इंजेक्ट इंसुलिन हरसेल्फ, और जैसे कि ग्लूकोमीटर से खुद मॉनिटर भी कर सकती है, स्टोरेज का पता है इंसुलिन की, सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया पता है, अर्ली वार्निंग सिम्टम्स पता है, कब हॉस्पिटल आना है। अगर वो सब चीज़ अंडरस्टैंड कर लेगी, यूटीआई सेटल्ड हो जाएगा, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल हो जाएंगे, तो फिर आपने इसको डिस्चार्ज कर देना है। और फिर हर दफ़ा जो है इसको हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट वाली जो 4 असेसमेंट है उस पर उससे जो है हर विजिट पे उससे बात करनी है, ठीक है। शी इज़ आल्सो एनीमिक, ठीक है, आपने बिल्कुल नहीं भूलना। 9.6 है, 25 वीक्स पे है, तो आपने इसको अगर ये कंप्लाइंस इसकी अच्छी है तो इसको आपने थेराप्यूटिक आयरन देनी है। इवन हॉस्पिटल स्टे में आप एक इसको आईवीआरएन भी दे सकती हैं। आईवीआरएन को आप कह सकती हैं कि हमारे हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल है, फ्रीली अवेलेबल है, और इसके स्टोर्स बिल्डअप हो जाएंगे। बाकी मैं इसको आयरन रिच डाइट का भी बताऊंगी, ठीक है। ये चीज़ें आप करेंगे इसको, इंशाल्लाह ताला आई एम होपफुल नेक्स्ट टाइम योर केस विल बी परफेक्ट।